हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पीवीसी क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7th। बिहार बोर्ड का भी काम करेगा और एनसीईआरटी सभी बोर्डों के लिए, है ना, मिलता जुलता सरकार। बात क्या है यहाँ पे, क्या देखना है जी, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हम लोग बुक को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। उसके बाद पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे इस नोट्स पे, जहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। जैसे कि पहला क्वेश्चन करे कि उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान को पूर्ति करे। ठीक है, करके मानव पोषण के मुख्य चरण इसमें भरना है, इसमें भरना है, इसमें भरना है। तो ये बुक पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे बड़ी ग्रंथि पढ़िएगा तो नोट कीजिएगा क्या होगा। हैं, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है ना, बड़ी नहीं होती है। मानव में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं उसका स्राव कहाँ से होता है, इसमें क्या भरा जाएगा, भोजन की क्रिया। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत किसे कहते हैं, छोटी आंत को, है ना। है, इसके भीतर अंगुली समान प्रवृत्ति। तो ये बातें हम लोग पढ़ेंगे। अब खूब ध्यान से देखोगे तभी मालूम चलेगा। यहाँ पे फिर आपको आंसर दिया गया कि क्या भरना है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन, सत्य संत जानिए। तो इससे करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ओम हरिओम राधे राधे, जय श्री राधे। आपको कुछ देना है, बनाइएगा। चलिए ध्यान दीजिए, स्टार्ट किया जाए। चुपचाप देखना है, जहां इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लेना है, रफ में लिख लेना है कि ये होगा। ठीक है, हाँ यही बुक है। आज चैप्टर 1 का पढ़ा के और उसका नोट्स बनवा दिया गया है ना। ओके, अगर चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर यूट्यूब पे भी है, मिल जाएगा। चलिए, आपने अध्याय 1 में पढ़ा कि पादप, पादप मीन्स पेड़ पौधा, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, और स्वयं बनाते हैं मतलब खुद। ठीक है, इसीलिए ये स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, कौन पोषी, स्वपोषी। परंतु प्राणी, प्राणी मीन्स जंतु, ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग प्राणी में आएंगे, जंतु में आएंगे, किस में आएंगे, प्राणी जंतु में। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष, हाँ, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, पौधा से। कुछ प्राणी सीधे ही पौधे से भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। कहाँ बा, ध्यान दीजिए। कुछ प्राणी सीधे ही पौधे का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए, मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मानव सहित मतलब मानव हम लोग हैं, सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, है ना, शरीर को स्वस्थ निरोग रहने के लिए एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतःग्रहण, अंतःग्रहण मतलब होता है भोजन ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना की विधि
और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है। सन्निहित मतलब सम्मिलित है। गलवे फंस रहल था। आइए ध्यान दीजिए। अरे कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य यानी भोजन के अनेक संघटक हैं। स्मरण कीजिए और लिखिए। कक्षा 6 में पढ़े हैं आप लोग। हाँ, जिसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, प्रोटीन पढ़े थे, वसा पढ़े थे, विटामिन पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ है। क्या है ये? जटिल पदार्थ। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट ले लिए, उसको सरल रूप में फिर तोड़ना पड़ेगा। कि ना, ध्यान दीजिए। जैसे निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में बदलना। जटिल मतलब सब एक में जुड़ा है, और सरल में क्या हो गया? अलग अलग हो गया है। सिंपल। आइए चलते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से। परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। ठीक है, परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाएगा? विखंडन कहलाता है। तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। पाचन कहते हैं। ध्यान देंगे। खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां, जो भी हम भोजन करते हैं, हाँ, उसे खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां। भोजन के अंतःग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मतलब अलग अलग जीव में अलग अलग प्रकार की होती है। मधुमक्खी, मधुमक्खी जानते हैं, एवं मरमर पक्षी। मरमर पक्षी मतलब हमिंग बर्ड। सबसे छोटी पक्षी को क्या बोलते हैं? हमिंग बर्ड। पौधे का मकरंद चूसते हैं। मकरंद मतलब रस, है ना। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं के शिशु माँ का दूध पीते हैं। क्या पीते हैं? माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। भक्षण मतलब खाना। क्रियाकलाप 2.1। क्रियाकलाप क्या कर रहा है? सरणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन का प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है? घोघा। जो घोघा है, ये आहार किस प्रकार करता है? इसकी आहार की विधि क्या है, यह लिखना है। चींटी, आहार का प्रकार, आहार की विधि। आहार की विधि छिलना, चबाना, काटना, बेधना। ये बात हुआ कि कैसे खाता है। पकड़ना तथा निगलना, तैफानी, स्पंजी, चूषण इत्यादि। इन्हें ना पढ़नी, तब पढ़ लेनी। तू कहाँ रहता रह? तू कहाँ रहत, कहाँ बड़ा तू? एजे बड़ा नु उठी डेरा चल गई बड़ा। अब बाबू मोरे। अब देखते हैं हम लोग अद्भुत सत्य स्टार फिश के बारे में। किसके बारे में? स्टार फिश के बारे में। स्टार फिश मतलब तारा मछली। ये है तारा और सितारा। देखो तारा मछली के बारे में। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। मतलब स्टार फिश जो है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार मतलब खाती है ना, भोजन के रूप में लेती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। जो कोमल है उसको क्या कर देगी? आ जाएगी। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है। आहार धीरे धीरे पचता है। ठीक है।
आगे देखते हैं। परीक्षा सारणी 2.1 में लिखिए, वो लिखा है। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियों का विवरण लिखने में सहायक है, जिसमें जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। चलिए ठीक है। अब हम लोग को जो पढ़ना है यहाँ पे 2.2 मानव में पाचन। किसमें पाचन? हाँ, अभी थोड़ा सा हम देखिए जंतु में पाचन। यही क्लास 7th का है, फिर 8 में जाओगे, 9th में, 10th में जाओगे, यही रहेगा। बस बड़ा होते जाएगा चीजें और भी, है ना। बात यही है। मानव में जो पचना स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से, है ना। हमने अपने मुख द्वारा भोजन अंतःग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन करना, लेना। इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा हुआ भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। ठीक है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है ना। आप 6 में भी पढ़े थे तुम्हें, क्रमानुकुंचन गति। भोजन को ढकेल ढकेल के अंदर पर ले जाता है, उसको क्रमानुकुंचन गति। हे राधे। जो मुख गुहिका यानी बकल कैविटी, ये मुख गुहिका, ठीक है। बकल कैविटी जैसे फिगर से देखेंगे, ये प्रारंभ होकर गूदा तक जाता है। कहाँ तक जाता है? गूदा तक। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट है मुख गुहिका, मुंह, है ना। गुहिका जहाँ लिखा रहेगा उसका मतलब होता है खाली स्थान। गुहा मतलब क्या होता है? खाली स्थान। मुंह में खाली स्थान है, इसे इसके इंग्लिश में कहते हैं बकल कैविटी, और हिंदी में मुख गुहिका। यहाँ से स्टार्ट होकर जाता है कहाँ? सीधे गुदा तक। गुदा यहाँ पे, ठीक है। यस, गुदा है। दूसरे गुदा बुझ रहा है। चलो आओ आगे देखो, कहाँ तक पढ़ लिए थे इधर? हाँ, यहाँ तक पढ़ लिए थे। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला मुख गुहिका, दूसरा ग्रस नली या ग्रसिका, तीसरा आमाशय, चौथा क्षुद्रांत। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, हाँ। और बृहदांत मतलब बड़ी आंत, जो कि मलाशय से जुड़ी होती है। मल द्वार तथा अथवा गुदा, देखो मल द्वार अथवा गुदा एक ही बात है ना। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल यानी पाचन नाल का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन, ध्यान दो इधर, जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से हो जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति यानी क्षुद्रांत, बोले तो छोटी आंत, तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां, जैसे कि लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि मतलब, लाला ग्रंथि मतलब लार ग्रंथि। चलो, यकृत अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस मतलब जो भोजन के पचाने में सहायता करते हो। एक तो लार भी है, थोड़ा पाचने में सहायता करता है, ठीक है। फिर यकृत से रस निकलता है, आगे पढ़ेंगे कौन सा रस निकलता है। फिर अग्नाशय से भी पाचक रस स्रावित होता है। ये सब पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ठंडा लग रही है? थोड़ा सा ऊपर कर लो उसको, पवन नीचे किया है। आइए,
आहार नाल संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। चित्र को देखिए, ये रहा चित्र 2.2। आपके बुक में ये वाला चित्र है। यस, कल इसको पढ़े भी थे हम लोग। चलिए आइए अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन क्या क्या होता है। सबसे पहले मुख एवं मुख गुहिका। मुख एवं मुख गुहिका, जब मुख है बकल का बेटी है। ए ध्यान दीजिए, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? मुख द्वारा। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहलाती है। पहले भी जान गए, भोजन को मुंह में लेना, अंदर लेना, उसको क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। हाँ, एकाध पहेली आएगी, अब बूझो बुझाएगी। चलो बूझो। चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है। ये बूझो है ना? अब बूझो क्या है ना, इसको देखी है, ये जो कुंडली है ना, इसे ये कुंडली, इसको देख के हाँ, कुंडली लिखा ऐसा नहीं बना हुआ है, ऐसे ऐसे। इसको देख के आश्चर्यचकित है। अब पूछेगी अब तुमसे। हाँ अरे तो मुर्गवा काटता है तो लदरिया नहीं देखता, ऐसे गोल गोल रहता है, तो पाइपवा लेखा। तो तोरो में वैसा होगा, ऐसा थोड़ी ना। हाँ चलो चलो, ध्यान दे इधर, तू सब कुल मैटर मत इधर उधर ले जा, ध्यान। बूझो। चित्र 2 पॉइंट में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत को देखकर, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, देखकर आश्चर्यचकित है। वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। छोटी आंत का क्या जानना चाहता है? हाँ बता रहा, पूछ रहा है कि छोटी आंत की लंबाई कितना होता है। तुम लोग को मालूम है छोटी आंत की लंबाई? हैं? 100 मीटर होता है लमसम, 20 फीट। आओ देखते हैं इसमें, आइए। अरे क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। पेज नंबर 17 में इस बात को दिया गया है। कितना नंबर पेज है तुम्हारा? 14। तो 17 में दिया होगा लगभग, याद रखोगे, 6 मीटर 20 फीट। चलो आगे बढ़ा जाए। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। आगे देखा। हम लोग अब पढ़ेंगे थोड़ा सा दांतों के बारे में। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं। जो मुख में पाचन होता है, सही रहेगा दांत तो ऐसे ही पी हो। हाथ बांधता है टूटल है ना, एक के निया नहीं के दिहल, दांत देखा अलग अलग दिहल बा। हम दांतों की सतह चलिए आइए देखते हैं। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। दांतों का ये काम है। हाँ, दांतों का ये काम है ना। दांतों का क्या काम है? जो भी खाएंगे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाएगा। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका यानी सॉकेट में धंसा होता है। हम लोग जिसे कहते हैं मसूड़ा जैसा। हाँ? चित्र 2.3 में हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है और इसके कार्य भी भिन्न भिन्न है। इसके अनुसार इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। ऐसे आप लोगों को हम लिखवाए हैं कि दांत 4 प्रकार के होते हैं।
हिंदी में है च्वर्णक, अग्रच्वर्णक, रदनक और कृंतक। नहीं, आगे आपको हम नोट्स में लिखवाएंगे, दिखाएंगे। अच्छे क्लास में भी आपको लिखवाए हैं, पीछे एक बार पढ़ लीजिएगा, अभी देखेंगे ध्यान से। बहुत सारी बातें लिखवा गया है कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। दूध के दांत कितना होता है? 20 गो, है ना। एक मनुष्य के टोटल दांत 32 गो होता है ना। ये सब लिखवाया गया है। आइए, अपने हाथ धोइए, क्रियाकलाप कर रहा है कि अपना हाथ क्या कीजिए, धोइए। दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। मतलब कहता कि शीशा में देख के दांतों को अपना गणना कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं? एक सेब अथवा रोटी को टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप इसे काटने में कर्तन एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने यानी बेधने और फाड़ने का काम? दांतों को भी पहचानिए। चबाने पीसने के काम कौन आते हैं? अपने प्रेक्षण को सारणी में लिखिए। क्रंथन एवं दसन वाला काम कौन कर रहा है? चीरने और फाड़ने वाला कौन कर रहा है? और चबाने और पीसने वाला दांत कौन काम कर रहा है? आइए, बात को और आगे बढ़ते हैं। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। कौन ग्रंथि? लाला ग्रंथि मतलब, हाँ तो जरूरी नहीं है कि टोटल 32 को होगा, कम हो सकता है ना। कोई बात नहीं, एक दो जाप जाएगा। अभी तो हमारा एक पीछे है, वहां पर दांत जामने का तो ऐसे ही मसूड़ा जैसा को जाम गया है पीछे। हाँ, कभी कभी दुखने भी लगता है, वो बड़ा हो जाता है तो। अब हमारा तो उठबे नहीं करेगा, वो बहुत दिन से वैसे ही है। हाँ, कुछ नहीं होगा, वो हते चका है। हाँ, कुछ डाल के नहीं, इतना बड़ा है, मसूड़ा जैसा है, एकदम सबसे पिछला में। अब बहुत दिनों से है, मतलब 10-12 वर्ष ले। चलो ध्यान दो। हमारे मुख में लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि का मतलब लार ग्रंथि, जो लाला रस यानी लार स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस भोजन पर क्या प्रभाव पड़ाता है? लाला रस भोजन पर क्या प्रभाव पड़ाता है? आइए इसको पता लगाएं। चलिए ध्यान दीजिए। हम लोग लार के बारे में जाने, लार पचाने में सहायता करता है। उससे पहले दूध के दांत देखा, बॉक्स देख ला ना। दूध के दांत के बारे में आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। हम लोग का दांत गिर गया है कि गिरने वाला है? अभी गिर गया है, अभी टूटने वाला है। अच्छा, एक बार दांत टूट जाए तो फिर दोबारा नहीं जमेगा वो वाला। दूध वाला ना जम गया, उसके बाद फिर टूटेगा ना तो नहीं जमेगा। जैसे मेरा मेरा टूट जाएगा तो जमेगा? नहीं जमेगा। हमारे दांतों के प्रथम सेट 600 काल में निकलता है। लगभग 8 वर्ष की आयु तक सभी दांत गिर जाते हैं। 8 वर्ष दिया है कि 7 वर्ष तुम लोग में दिया था? देखो तो, 8 दिया है ना। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध के दांत। इन दांतों के स्थान पे दूसरे दांत निकलते हैं, जिन्हें अस्थाई दांत कहते हैं। दूध के दांत जब टूट जाएगा तो फिर दांत जमेगा, उसे क्या बोल देंगे? अस्थाई दांत। टूट जाए तो फिर वो अस्थाई दांत नहीं जमेगा, है ना। नहीं, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थाई दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं लगभग, या तथापि वृद्धावस्था में प्राय गिरने लगते हैं। बुढ़ापा में दांत गिरने लगता है, देखा है ना। हाँ, जब उतना बूढ़ा जी बताओ देखवा, आजकल उतना आदमी बुढ़ाते नहीं खनला देखा। हाँ, बुढ़ा से पहले अभी जवाने रहते रहता देखेंगे। क्रियाकलाप 2 पॉइंट यहाँ पे कह रहा है
जो हम लोग पढ़े थे कि लार के बारे में जानते हैं कि लार में क्या है। थोड़ा सा इधर उधर हट जाओ, अब बात ना करो तो बहुत मार मारेंगे तुम दोनों को। कोई बात नहीं, गिर रहा है तो उसे गिरने से घायल हो जाएगा, बम है। ध्यान दो इधर। दो परख नली लीजिए। यहाँ पे हम लोग परख नली लिए हैं, दो गो दिख रहा है। उन्हें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। एगो के नाम लिख लीजिए ए, एगो के नाम बी। ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। क्या डालना है? उबला चावल। 1 चम्मच उबले चावल को मुख में लेकर 3 से 4 मिनट तक चबाइए, अन्य दूसरे परख नली में डालिए। बात बुझाइल? थोड़ा सा चावल यानी भात लेना है और मुंह में चबा लो एक बार। थोड़ा सा जूठ कर दिया है। हाँ, ज़्यादा लिख लेगा नहीं खे। और 3 से 4 दूसरे वाला में डाल देना है, ठीक है? बात ना बुझाइल? आइए एक बार फिर से आपको हम भोजपुरी में बता रहे हैं। रखबे कहना बबुओ, थुरेबे कहते तो देही में गर्मी ज़्यादा हो गई बा। गर्मी हो गया है। ये एक परख नली है, इसमें डायरेक्ट चावल डाल लेना है, ठीक, बिना जूठ कैले। दूसरा में क्या करना है कि चबाया हुआ चावल है ना, यानी उबाला हुआ चावल, उसको भात है में डाल लगना है। अब डालने के बाद क्या हुआ कि इसमें तो तुम्हारा लार नहीं मिला है, इसमें तो चावल चबा तो लार मिलल बनू। लार में ना चेक करना है जी। मंड पर लार का प्रभाव देखना है। मंड मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पर लार का प्रभाव। गजब आदमी। चलो ध्यान दो इधर। अरे बिलियन की 2-3 बूंद डालिए इस तथा प्रेक्षण कीजिए कि आप परख नली ए और बी में क्या अंतर देखते हैं। परख नली में रंग परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों अध्यापकों से कीजिए। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मसाल पेशी अंग है। अब थोड़ा सा जीभ के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया है सब चीज। जीभ क्या है? एक मसाल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर ताल से जुड़ी होती है। देखो यहाँ पे जीभ है, ये क्या है? जीभ है। और इसमें देखो ऐसे ऐसे बांटा गया है ना। यहाँ पे अलग अलग स्वाद कलिकाएं, इसमें बिंदु बिंदु जैसा रहता है ना। इसमें स्वाद कलिका होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है या किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। मिठाइयाँ और दांत क्षय। ज़्यादा मिठाई खाएंगे तो दांत खराब हो जाएगा। काहे खराब होता है? इसका कारण है कि उसमें फंसा रहता है। आओ देखते हैं। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं। ऐसे भी कुछ नहीं हो खाओगे तो हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनमें हमें कोई हानि नहीं होती है। ऐसे हानि उससे नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें, खाने के पश्चात कहते हैं, खाने के पहले ना हम लोग क्या करते हैं? उल्टा काम। पहले खाने के पहले मुंह धो लेते हैं और खाने के बाद मुंह नहीं धोते हैं। खाने के बाद भी मुंह धोना चाहिए। अब बूढ़वा बाबा बोले गुलगुली कर लन, खैला के बाद गुलगुली कहते हैं ना। तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करने की वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन अम्ल निर्मोचित करते हैं। मान लो कुछ खाए, जैसे चावल वावल खाए, दांत में फंस गया, तो उसमें जो जीवाणु है अब उस चावल को खाना स्टार्ट करेगा, वहां से दांत आपका खराब होगा, या कोई मीठा चीज हो उससे खराब होगा। यह जानने के लिए अम्ल क्या है, अध्याय 5 देखिए। अच्छा, अध्याय 5 पढ़ेंगे हम लोग। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं। अम्ल क्या करते हैं? दांतों को क्षति पहुंचाते हैं। इसे दांत क्षय कहते हैं। दांत का खराब होना, क्षय होना, इसका कहलाएगा दांत क्षय।
यदि समय से पहले इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असहाय पीड़ा होने लगती है। असहाय मतलब बिना सहाने वाला, दांत दुखता है तो देखता है आदमी रोने लगता है। हाँ? तथा चरम अवस्था में टूट कर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय, चीनी युक्त मिठाइयाँ एवं अन्य पदार्थ दंत के क्षय के लिए मुख्य उत्तरदायी होते हैं। इसलिए आज से प्रिया नहीं खाएगी ये सब बातें। खाएगी, जरूर खाएगी। कहेगी दांत गिर जास कि हम खाइल ना छो। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए। कितना बार ब्रश करना चाहिए? तुम लोग कितने बार करते हो? एक बार। तो एक बार और करना स्टार्ट करो तो बुढ़ापा से पहले दांत गिर जाए। एक बार सुबह में, ठीक है, ध्यान दो। तब कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। कुछ भी खाने के बाद क्या करना चाहिए? कुल्ला का बुझाता है ना, कुल्ला? यस। मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए ना। माटी खाता है इस। शांति रहना तो थुरा जीवा। चलो ध्यान देने, आगे पढ़ल जाओ। रही तो पूरा एकदम फेमस हो जाएगा। निगलने में भी सहायता करता है। जीभ क्या करते हैं? निगलने में सहायता करते। हाँ, मिलाने में भी सहायता करता है और निगलने में भी। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। आता है उसके बाद कहता है क्या चीज? नीमक ढेर बा, मीठा बा, तीता बा, खट्टा बा, बढ़िया नहीं खे लगत। ये सब क्या बताता है? जीभ। एक बाद कुछ मालूम चलेला? कुछ खा आई भर जाई औसी है जे तक जीभिए भा बुझाला। जी, पेट में तो मान लो कुछ खाओगे पेट भर गया, तो पेट में ही नहीं बताया बढ़िया खाया कि खराब खाया। जो बताएगा वो जीभिए ने बताता है। आहा, ठीक है नहीं ठीक है। हाँ। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है। क्या होती है? स्वाद कलिकाएं। हाँ, छोटा छोटा एकदम बिंदु 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 जैसा लगता है। हाँ, ये बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। क्या बोलते हैं? स्वाद कलिकाएं, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थापित का पता लगा सकते हैं। आइए इस बात को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्रियाकलाप दिया है, इसे भी पढ़ लेते हैं, ऐसे लिखवा दिया, आए ध्यान दें। और निम्न पदार्थों को अलग अलग विलयन तैयार कीजिए, मतलब अलग अलग घोल बना लीजिए। विलयन मतलब घोल। जैसे चीनी का विलयन, चीनी का विलयन कैसा होगा? मीठा होगा, ठीक है। नमक का विलयन नमकीन होगा। नींबू का रस खट्टा होगा। और नीम के पतई अथवा करेले का रस कड़वा होगा। अपने किसी मित्र के आंख पर पट्टी बांधकर उसके अपनी जीभ बाहर निकालिए और सीधी रखने को कहिए। आंख पे पट्टी बांधे को जीभ खींच ले के बा। हाँ, कौन जना के जीभ ढेर बड़ बाटे, जीभ खींच के एकदम सीधा रखना है। चित्र 2.6 देखिए, ऐसे ही उसका जीभ क्या करना है? निकाल देना है बाहर। और ओकरा पे बारी बारी से हई लगा के देखेगा, ओकरा पे पूछेगा केने लगता मीठ रे बताऊ। फिर नमक लगाइए, पूछेगा नमकीन केने लगल है तोरा। फिर नींबू का रस लगाइए, बुझाओ बड़ा नमकीन केने लगता रस केने बा। फिर करैलो वाला लास्ट में दे देना, बताओ क्या है? कड़वा लगता है केने लगता है बताओ। अब मालूम चल जाएगा। चल पर चित्र 2.6 में दिखाया गया चित्र जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त किसी विलयन के नमूने 1-2 बूंद रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुदरने सीक का उपयोग करें, है ना। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के साथ पृथक पृथक सीक का उपयोग कीजिए। ये सब याद नहीं करना है, मुख्य रूप से हम बातें लिखवा देंगे कहाँ कैसा लगता है
बस जो दिया है तो पढ़ ले रहे हैं। अपने मित्र से पूछिए जीभ के किस क्षेत्र में उसे मीठा, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। ठीक है। अपने प्रेक्षण का रिकॉर्ड कर 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र पर स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदना अनुभव उसके द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के साथ क्रियाकलाप को दोहराइए। ये था इसके बारे में, जीभ के बारे में। ठीक है, इसके बारे में, जीभ के बारे में। अब हम भोजन नली ग्रसिका के बारे में पढ़ेंगे। भोजन नली ग्रसिका तो आज पढ़ेंगे कि आगे पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे। चलो आओ, अभी टाइम है अपने पास 15 मिनट। चलो, जो भोजन नली यानी ग्रसिका है, निगला हुआ ग्रास नली अथवा गरिष्का में जाता है। 2.2 में देखिए, ग्रसिका लंबे एवं वक्ष से होती है। आओ ध्यान दो, इधर देखो, इधर ग्रसिका की भित्ति, ग्रसिका के भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। यही संकुचन आगे देगा क्रमानुकुंचन गति। जैसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके जाता है ना, अटक जाता है तब पानी पीते हैं। संकुचन से जाता है, नहीं सिकुड़ते फैलते हुए जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन के नीचे की ओर धकेलती है। भोजन को क्या करती है? तो धकेलती है। चित्र 2.7 में देखेंगे, भोजन कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है। ध्यान दो, कभी कभी इतना ठूस लेता है तू सब, हाँ, बढ़िया मिल जाता है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाला जाए। वमन वो है वोमिटिंग, उल्टी। हाँ, वाह वाह वाह। क्या जी? ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वही वोमिटिंग किया हो, उल्टी किया हो। इसके कारण से विषय में सोचिए, आपने अभिभावकों एवं अध्यापकों इस विषय पर चर्चा कीजिए। ठीक है, जितना आटा था 2 इंच कमे खा, पूरा मत खा, इस गड़बड़ा जाएगा। देखो, ये है भोजन, ये है ग्रसिका नाली, ये है आमाशय। क्या है? आमाशय। ग्रसिका में भोजन की गति। स्टोमक। आइए ध्यान दें, पहली है, पहली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि आमाशय की आकृति कैसी होती है, तो जे आकार की। कैसी होती है? जे आकार की। देखो, जे आकार की है ये, वही ये जे जैसा है। कैसा है? जे जैसा। आमाशय इंग्लिश में स्टोमक। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है। ध्यान से देखोगे, आमाशय की आकृति कैसे होता है? जे का। तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह एक और ग्रसिका यानी ग्रस नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर छोटी आंत क्षुद्रांत में खुलता है। आमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पूछेगा आमाशय कौन सा अम्ल निकालता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। यही भरना था वहां पे, ध्यान देंगे। श्लेष्मल यानी आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है ना। इसमें श्लेष्मल होता है जो उसके आमाशय के आंतरिक सुरक्षा प्रदान
करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस, जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं। प्रोटीन को क्या करते हैं? सरल पदार्थों में विघटित करते हैं। यहाँ तक हम रह लेते हैं। उसके बाद क्षुद्रांत में पढ़ना है छोटी आंत के बारे में। कॉपी में लिखोगे कि छोटी आंत के बारे में पढ़ना है। पहले ये देख लो, कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते जाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। जो भोजन के कण है वो श्वास नली में क्या करते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। इसी से बूढ़ पुरानी आदमी कहता है कि बोलते समय यानी खाते समय बोला ना करो, चुपचाप खो। हाँ, चुपचाप खो। श्वास नालिका नासिका से आने वाली वायु को फेफड़े तक ले जाती है। देखता है कभी कभी सड़क जाता है, नाकी पड़े भात पीक देवलन। यह ग्रसिका के साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु भोजन मार्ग एक ही होता है। यह फिर भी भोजन श्वास नली में प्रवेश कर किसी प्रकार रोका जाता है। भोजन निकलने के समय मसाल रचना वल्व कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन के ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते तो घुटन सा अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी आती है। हिचकी का है या वाला, खांसी का है या वाला, मत बुझा गया। अगला एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? क्षुद्रांत बोले तो छोटी आंत। तो लगा था कि जहां हमारा डैश डैश ना बताए, आगे बढ़ेगा। ठीक है, जब साइंस होगा तो याद पढ़ना कि हमको पढ़ना है छोटी आंत, लिख लेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।